गाइस गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन गाइस। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? तैयारी कर रहे हैं अच्छे से? क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? क्वेश्चन लेवल कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। और गाइस सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। टीजीटी पीजीटी अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, बेसिकली टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियो है, बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इक्वली बेनिफिशियल वीडियो रहेगा आपको, जैसे कि DSSB है, GIC है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और आपके अदर एग्ज़ाम भी होते हैं जैसे कि EMRS है। तो सभी में जो भी राइटर यहाँ पे पूछे जाते हैं उनको आप यहाँ पे उनकी वीडियो में देख पाते हैं, तो देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked down the side streets under the trees with a headache, self-conscious looking at the full moon। तो गाइज इस लाइन को अच्छे से देख लीजिए। ये लाइन कही है किस में कही गई है और किसने कही है गाइज? तो ये लाइन कही है एलन जिन्सबर्ग ने, लेकिन किसके बारे में कही है? आपको दिख रहा है कि वॉल्ट विटमैन के बारे में बोली है ये लाइन, और किसने बोली है? एलन जिन्सबर्ग ने बोली है। और कौन से वर्क में बोली है? सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया नाम का इनका एक वर्क था एलन जिन्सबर्ग का, उसी में इन्होंने ये बोला है। ठीक है, एलन जिन्सबर्ग, ठीक है, उन्हीं का ये वर्क है अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, और उसी में इन्होंने ये लाइन बोली है गाइस। हु इज़ मोन्ड इन विटमैन्स वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो ये लाइन अच्छे से देख लें आप। वैन लिलैक्स लाइन क्या, ये तो टाइटल है, एक वर्क है वॉल्ट विटमैन का। तो इसमें किसने मॉन्ड किया है? नेथेलियन हाउथॉर्न, राल्फ वाल्डो एमर्सन, अब्राहम लिंकन, या फिर वॉल्टर्स विटमैन सीनियर। इनका जो है गाइज वॉल्ट नहीं, वॉल्टर ही था इनका नेम भी, जो वॉल्ट विटमैन है, लेकिन इन्होंने जो है इसको छोटा कर लिया था बाद में, इन्होंने वॉल्टर को सिर्फ वॉल्ट कर दिया था। ठीक है, वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ बताएं आप मुझे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि अब्राहम लिंकन मॉर्न कर रहे हैं इसमें। ओके, प्रेसिडेंट हैं, 14th प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जो मतलब 14 नहीं, मतलब 14 टाइम्स इलेक्शन लड़ने के बाद वो बने थे वहाँ पे। The most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed। तो ये लाइन भी बहुत प्यारी है। The most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed। तो यहाँ आपको बताना है कि ये लाइन किसने कही है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, R.W. एमर्सन, S.D. थोरो, या फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे। किसने कही है ये बात? तो गाइज इस लाइन की बात करें तो ये जो है किसने बोली है? द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका। तो ये लाइन लीव्स ऑफ ग्रास में कही गई है। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास की लाइन है ये। तो इसमें बताना है आपको कि किसने ये कमेंट किया है। फर्स्ट पब्लिकेशन जब आया था किसका है ये बता दीजिए आप। लीव्स ऑफ ग्रास किसका है? सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे कि जो लीव्स, 1 सेकेंड, हाँ यहीं पे थे ना, हाँ। तो ये जो LEAVES लीव्स ऑफ ग्रास का जो पोएम का कलेक्शन है ये किसका था गाइज? ये वॉल्ट विटमैन का था। ओके, वॉल्ट विटमैन का कलेक्शन था। तो लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि जब ये पहली बार आया था कलेक्शन, तो इसमें किसने इसमें जो है, और पहली बार आया कब था ये भी बता दीजिए गाइज। 1855 में ये कलेक्शन पहली बार आया था। इसके बाद 9 टाइम ये कलेक्शन आया है, बार बार आता रहा, वो उसको रिवाइज करते रहे, लेकिन पहली बार आया था 1855 में। तो यहाँ ये स्टेटमेंट किसने बोला है इस लीव्स ऑफ ग्रास के लिए? तो ये जो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, R.W. एमर्सन। ओके, चलिए। द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन ऑकर्स इन वॉल्ट विटमैन्स। ये प्यारी सी लाइन छोटी सी, द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, ये वॉल्टमैन के किस वर्क में आई है? वॉल्ट विटमैन के किस वर्क में आई है? तो गाइज ये जो लाइन है ये आता है ऑप्शन कौन सा, बताइए फटाफट से यहाँ पर। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये इनका वर्क है, पोएम है इनकी, पोएम का कलेक्शन है, तो इसमें जो है आया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेम ऑफ द राइटर हु हैज़ रिटन फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स नाम का जो ये पोएम है, ये जो है किसने, सॉरी पोएम नहीं, नॉवल है, ये किसने लिखा है ये बताना है आपको। तो देखिए इनमें विलियम फॉकनर हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, या फिर आपके जो है मार्क ट्वेन है, या फिर स्कॉट फिtzgerald हैं।
तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पर कौन सा बनता है गाइस? एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे हम विलियम फॉकनर के बारे में, ठीक है। विलियम फॉकनर का ये वर्क है, ये जो वर्क मैंने आपको बताया है ये विलियम फॉकनर का वर्क है, फॉर हुम द बेल टॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलें। एक मिनट। In the sun also rises, having fleeted through several sexual lesions, Lady Brett Ashley finally chooses। तो यहाँ पर किसको वो फाइनली चूज करती है? तो काफ़ी ये ग्रुप वाला टाइटल है थोड़ा यहाँ पर, तो इसका आंसर देना है आपको। ये हो गया रोमेरो आ यंग स्पेनिश मेटाडोर होगा, क्लीमेंजो होगा, आ पार्सियन शेफ निक एडम्स होगा, या लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी होगा इसका आंसर। कौन सा होगा इसमें से? एक मिनट गाइस, लास्ट क्वेश्चन पे चलिए एक बार। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आए आप पहले। ये क्वेश्चन था कि नेम ऑफ द राइटर हु हैज़ रिटन, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि मुझे विलियम वो जो फॉकनर है वो लग नहीं रहा था इसमें वर्क इनका। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है। सॉरी गाइस, रियली सॉरी, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है ये, फॉर होम द बेल टॉल्स, राइट। चलिए, In the sun also rises, having fleeted through several sexual lesions, Lady Brett Ashley finally chooses। आपको पता है कि सन ऑल्सो राइजेज जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक बहुत ही प्यारा सा नॉवल है, और उसमें उसका आंसर इसमें आपको देना है कि किसको चूज़ किया था, लेडी ब्रेट एस्ले। तो रोमेरो आ यंग स्पेनिश मेटाडोर, क्लीमेंजो अ पर्सियन शेफ, ये राइटर देख लीजिए, ये मतलब करेक्टर देख लीजिए, निक एडम्स है, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है। ये सभी जो हैं ये द सन ऑल्सो राइजेज के हैं, और इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूज़न है गाइस। ये एक अमेरिकन ऑथर थे जो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे। तो 1926 में आया था ये, 1926 में आया था ये। कौन सा वर्क? ये जो मैंने अभी द सन ऑल्सो राइजेस की बात की। और फीस्टा, इसका जो दूसरा टाइटल है ना वो फीस्टा भी है, ठीक है, ये भी याद रखना आप, फीस्टा, ये दोनों इसी के टाइटल हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वो इसमें जो है, हाँ इसमें गाइस कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा ये क्वेश्चन में। तो आप एक काम करना, आप मुझे इसका आंसर ढूंढ करके, थोड़ा आपको भी पता चलेगा, इसका आंसर ढूंढ करके आप मुझे दीजिएगा, वरना मैं इसका आंसर ढूंढ करके आपको देती हूँ, ठीक है, जो राइट आंसर क्या है। बिकॉज ए ऑप्शन लग रहा है कि रोमेरो आ यंग स्पेनिश मेटाडोर, बट यहाँ पे इसमें ये गलत कर दिया था, यूपीएससी ने ये गलत कर दिया था इसको ऑप्शन को। तो आप सही ऑप्शन बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तब तक हम। यंग निक एडम इज़ अ कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवेज नॉवल। जो निक एडम्स है वो हेमिंगवे के कौन से नॉवल का कैरेक्टर है? तो अभी अभी हमने जिक्र किया है द सन ऑल्सो राइजेज का कैरेक्टर है। चलिए आगे चलते हैं। कैथरीन बार्कले इज़ अ कैरेक्टर इन। कैथरीन बार्कले जो है वो भी अर्नेस्ट हेमिंगवे की कैरेक्टर है, लेकिन कौन से वर्क की है? तो ये जो होगा आ फेयरवेल टू आर्म्स होगा, आ, ठीक है। ये कब आया था? तो इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे था उनका लाइफ स्पेन क्या रहा है गाइस? 1899 से लेकर के 1961, ठीक है, इसको याद रखना आप। 1899 से लेकर के 1961 जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे का टाइम स्पेन था। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे निकल लेते हैं इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज। विलियम फॉकनर के नोबेल प्राइज सिटेशन के बारे में कौन सी लाइन जो है वो सही है? एन ऑथेंटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू, मतलब क्यों मिला था उनको, किस लिए मिला था? एन ऑथेंटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट वार नॉवल, पावरफुल एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल, ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नॉवल, या फिर ग्लोबल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। कौन सा होगा इसमें से? तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो इसका आंसर बनता है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी,
बी पे जाएंगे हम लोग कि पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन नोवेल के लिए उनको जो है ये प्राइज़ मिला था। याद रखना, कोई पोस्ट वार के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। हु इज़ द नॉवलिस्ट हु रोट अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स सेट इन द फिक्शनल योकनापटोफा कंट्री इन मिसिसिपी। तो ये मिसिसिपी का जिक्र आते ही आपको समझ लेना चाहिए कि विलियम फॉकनर का जिक्र हो रहा है। ये दोनों जो टर्म है मिसिसिपी और ये योकनापटोफा, ये जो है इन्हीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्हीं से इनको जो है आपको याद रखना है। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, ये एक साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये इनका नॉवल है। किनका नॉवल है? विलियम फॉकनर का नॉवल है। विलियम फॉकनर, FAULKNER, विलियम फॉकनर का नॉवल है ये, द साउंड एंड द फ्यूरी। तो लेकिन इसका टाइटल कहाँ से लिया गया था ये बताना है आपको। तो एक लाइन आती है साउंड एंड फ्यूरी नाम करके एक्ट 5 सीन 5 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साउंड एंड फ्यूरी वाली एक लाइन दे देगा और वो मैकबेथ के कहाँ से ली गई है। तो एक्ट 5 सीन 5 आपको याद रखना है। कब आया था ये जो है आपका 1929 की बात करेंगे। साउंड एंड द फ्यूरी की बात करते हैं तो 1929 की बात करेंगे हम। तो एक्ट 5 सीन 5 के मैकबेथ से लिया गया था ये, यानी कि ऑप्शन बी। विच नॉवल रिटन बाई फॉकनर इज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टर मैथ। ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और इसके बाद की जो कहानी है वो किस नॉवल की है? सोल्जर्स प्ले, ये क्या है, सार्टोरिस, द साउंड एंड द फ्यूरी या फिर सेंचुरी? कौन सा है इनमें से? तो ये जो है ऑप्शन ए, यानी कि सोल्जर्स पे। ये सोल्जर्स पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उससे बाद की कहानी है इसमें। द इंग्लिश इक्विवेलेंट टर्म में माई मैथ्स नाम का ये टर्म है, तो इसी से रिलेटिव मतलब इसी से बिलोंग करता हुआ कौन सा मतलब बता दीजिए आप। इंग्लिश में इसके इक्विवेलेंट कौन सा मीनिंग है माई मैसेज? तो इमिटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, इमिटेशन होगा गाइस। ओ एक सेकेंड गाइस, ये मैं इसको थोड़ा भूल गई थी, मैं एक बार ये कर दूं वरना फिर बार बार आता रहेगा। एयरप्लेन मोड पे कर देती हूँ। चलिए हाँ, अब आते हैं हम। हाँ, तो इसमें हमने किस पे मार्क किया था? इमिटेशन पे, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द मोमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेट। एक्सप्रेशन मोमेंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आपको आंसर देना है। फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो अगर हम इसकी बात करें एक्सप्रेशनिज्म की, तो जर्मनी इसका आंसर होगा, जर्मनी होगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये एक्सप्रेशनिज्म का जो मूवमेंट है ये आया था। व्हाट 19th सेंचुरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, ऊपर चला गया बट मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। व्हाट 19th सेंचुरी पोस्ट मॉडर्न पोस्ट, ये क्या है गाइस टर्म? ओहो ये तो क्वेश्चन, अच्छा चलिए मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है गाइस, थोड़ा आप इसको देखिएगा। ये लिखा हुआ है फिलॉसफिकल, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये है फिलॉसफिकल टर्म। और रशियन ओरिजिन डिड फ्रेडरिक नीट्जे यूज टू डिस्क्राइब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉरलिटी इन वेस्टर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो फ्रेडरिक नीट्जे से है वो गाइस निहिलिज्म की बात हो रही है। निहिलिज्म जो है वो इनसे बिलोंग करता है और 19th सेंचुरी में जो है ये मूवमेंट आया था। तो निहिलिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ है रशियन, ठीक है, रूस से जो है इसका ओरिजिनेशन है। और ये क्या है गाइस, ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉरलिटी इन वेस्टर्न सोसाइटी को ये डिस्क्राइब करता है। और निहिलिज्म का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन होता है। का मतलब कि नील का मतलब है जो सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं उनको एक तरह से मना कर देना, किसी को स्वीकार नहीं करना, सबको रिजेक्ट कर देना। ये एक भाषा में समझिए आप कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानता हो वो होता है निहिलिज्म, है ना। उस कॉन्सेप्ट को हम निहिलिज्म कहते हैं, है ना, जो मोरल प्रिंसिपल को भी ना माने और किसी धर्म की कोई बात ना माने। अनलेस इट ये क्या है गाइस? रेंड होना चाहिए ये क्वेश्चन में, इसमें यार मिस टाइपो बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों, कभी कभार हो जाता है गाइस, सॉरी इसके लिए, लेकिन हो जाता है। रेंड है ये, वैसे मैं बता रही हूँ रेंज है।
अनलेस इट, हाँ रेन्स है ये मैं लिख दे रही हूँ उसको, RAINS ये है, ठीक है, रेन्स है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो रेन्स की हो रही है। अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू वाटर द प्लांट, या फिर गाइस हैव टू के साथ ऑलवेज यही पहला रूल है कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, हैव टू वाटर, क्योंकि टू लगा हुआ है तो टू के बाद हमेशा टू जो है वो फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो करेगा, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इन्फिनेटिव, राइट। Now the streets dash as parking places since the payments have been encroached upon by the shopkeepers. Encroach होता है गाइस ज़बरदस्ती से घुसना या अपना कब्जा करना। तो देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि now the streets, अब जो गलियाँ हैं as parking के लिए, मतलब वो क्या हो जाएंगी, हैव बीन यूज्ड, बीइंग यूज्ड, बीइंग यूजिंग, आर बीइंग यूज्ड, मतलब यूज़ की जा रही हैं कारों को, मतलब कारों को पार्किंग के लिए वो यूज़ करी जा रही हैं, पार्किंग करने के लिए। बिकॉज क्योंकि जो शॉपकीपर हैं जब तक वो एनक्रोच करते रहेंगे, या क्योंकि उन्होंने एनक्रोच किया हुआ है, ज़बरदस्ती से वो पेमेंट पे घुसे हुए हैं, क्योंकि पेमेंट अगर भरा हुआ है तो जो मोटर व्हीकल्स हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे, फिर तो वो गली में खड़े होंगे ना, इसीलिए तो जो गलियां हैं वो पार्किंग बन जाती हैं, और जो पेमेंट्स वगैरह हैं उनको शॉपकीपर उन पे जो है कब्जा करके रखते हैं। तो यहाँ आप हैविंग बीन यूज्ड करेंगे, बीइंग यूज्ड करेंगे, बीन यूजिंग, या फिर आर बीइंग यूज्ड करेंगे, किसका यहाँ पे होगा। तो गाइज यहाँ जो बात होगी वो डी ऑप्शन, आर बीइंग यूज्ड है ना, किए जा रहे हैं। जब मतलब जो सड़कें हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, सॉरी सड़कें कह रही हूँ, गलियां जो हैं वो पार्किंग के लिए यूज़ की जा रही हैं, जब तक कि जो शॉपकीपर हैं, क्योंकि एज से मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि जो शॉपकीपर है ना वो यूज़ कर रहे हैं जो पेमेंट को अपने उसके लिए। यू ओबेड ऑर्डर्स, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। तो हैड होगा, हैव होगा, शुड होगा, वुड होगा। देखिए वुड का कोई मतलब नहीं है, शुड का कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग में, और हैव का भी कोई मतलब नहीं है, तो इकलौता हमारे पास बचता है हैड। यहाँ पे ये क्या, यू ओबेड ऑर्डर्स दिस, इफ़, अगर आप इफ़ यूज़ करें या हैड यूज़ करें, अगर आप इफ़ यूज़ करें, यहाँ पे कंडीशन है, देखिए यदि आप ओबेड कर रहे हैं, है ना, यू ओबेड ऑर्डर्स, यदि आप ऑर्डर्स को ओबेड किया आपने, तो दिस डिजास्टर, ये जो डिजास्टर होते हैं वो नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं होंगे, है ना। तो आप इफ़, यदि से आपको पता है कि ये इफ़ लगा सकते हैं हम, उस जगह पे हम हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, मगर आपने ये मतलब ओबे किया होता, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। He dash have sent the message immediately rather than delaying its dispatch। देखिए यहाँ पे कांट का कोई मतलब नहीं है, ought तो ऑब्लिगेशन या फिर मॉरल ड्यूटी के लिए आता है, कुड का हाँ कुड यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि he could have sent the message। अगर हम क्या करते हैं कि पास्ट में अगर किसी काम की पॉसिबिलिटी थी बट वो नहीं हो पाया, तो उस चीज़ के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि he could have sent the message, यदि वो मैसेज भेज सकता था, तो दैन डिलेइंग इट्स डिस्पैच, है ना, इसको इसके डिस्पैच को रोकने के लिए वो मैसेज भेज सकता था, ये बात यहाँ पे कही, डिस्पैच में देरी को रोकने के लिए, राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, हम लोग कुड पे जाएंगे। अ बैनियन ट्री बी यूज्ड हियर व्हेन वी वर चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे गाइस पास्ट की बात, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। अब बैनियन ट्री, जैसे आप अपने गांव जाएं, जब आप छोटे थे तो आप चीज़ें वहाँ थी, अब वो नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स को लेकर गए, तो आप बताएंगे ना उनको कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ करती थी, है ना, ये हुआ करती थी, अब नहीं है, है ना। तो वहाँ पे हम ऑलवेज यूज्ड का यूज़ करते हैं, तो यूज्ड टू होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बैनियन ट्री हुआ करता था जब हम बच्चे थे, राइट। तो गाइज ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर जरूर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।